ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, जो थ्योरी हमने बताई थी वो तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन इधर दोबारा हम देख लेते हैं फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। कैपिटल एम इज द मोलैरिटी। इसकी यूनिट देखिएगा मोल पर लीटर, या इसको सी से भी लिख सकते हैं। कई बार ना उन्होंने मोलैरिटी वर्ड यूज करने की बजाय बोला होगा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जब बोला होगा तो आप उसकी यूनिट देखेंगे, यूनिट मोल पर लीटर या मोल पर मीटर क्यूब इस तरह से हो सकती है, या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप उसे मोल पर लीटर में कर लें या फिर उसी हिसाब से आर की वैल्यू ले लें। अगर मोल पर मीटर क्यूब दे रखी हो सी की वैल्यू, या मोल पर मीटर क्यूब, इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रेशर है वो किस में लेना है, पास्कल में लेना है। और ये फॉर्मूला बनता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये जो कैपिटल एम मोलैरिटी होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इन लीटर ले रहे हैं अगर हम, अगर आपको एमएल में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आप उसे चेंज करें या तो लीटर में या फिर मीटर क्यूब में। और ये जो क्वेश्चंस है ना ऑस्मोटिक प्रेशर के, कल आदित्य भी पूछ रहा था, वो गलत कर रहा था। मैं बार बार आपको, मैंने यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि ये यूनिट्स आपने ध्यान रखना है। प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है तो वॉल्यूम लीटर में ही लेंगे, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821। अगर प्रेशर बार में है तो तब भी वॉल्यूम लीटर में आएगा, तो आर होगा 0.083। तो अगर आपने मान लो बार में दिया हुआ है और वॉल्यूम वहां पे सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो आपको उसको लीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। और अगर प्रेशर पास्कल में है, या तो पास्कल को एटमॉस्फेयर वगैरह में चेंज कर दो, या फिर वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेंगे। ये लोग आप ये चीजें गलत कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखनी भूल गई कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं 1 सेंटीमीटर लिखूं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये आप लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में यूनिट्स का ध्यान रखिए। यहां जैसे मैंने डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू की जगह पे हम क्या लिख रहे थे, एम सल्यूट, तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो मैंने अगर डब्ल्यू से लिख दिया, गलती से डिनोट कर दिया, तो कोई बात नहीं। तो ये जितने भी ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन है, इसमें आपने इसी चीज का ध्यान रखना है कि प्रेशर की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट के हिसाब से आर आएगा। अगर आप जो है यूनिट्स गलत ले लेते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं यही बात। और प्रेशर को बार में, बार को प्रेशर में या एटमॉस्फेयर में चेंज करना आपको आना चाहिए। इनके जो क्वेश्चन है ना ऑस्मोटिक प्रेशर के, बहुत ही सिंपल है। दूसरा पॉइंट सुनिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है आगे, मैं पहले वो आपसे डिस्कस कर लूं, क्योंकि एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे अगर आप वर्ड देखेंगे, एक वर्ड लिखा गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर पे क्या हो, सेम हो। समझ में आया सबको कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, कि सेम टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट बताने लगी हूं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आता है पाई 1, दूसरे का आता है पाई 2। लेकिन ये जो पाई 1 और पाई 2 है, ये क्या है, बराबर है। और पाई क्या होता है, C इंटू आर इंटू टी, यही तो होता है। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन C1 मान लीजिए, इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लीजिए, C2 मान लीजिए। अब आप खुद सोचिए, पाई 1 और पाई 2 क्या है, बराबर है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। बेटा दो सोल्यूशन है, दोनों का दोबारा सुन लीजिए, दोनों आइसोटोनिक है। कभी भी अगर क्वेश्चन में बोला जाए ना कि ये दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब है इनका जो पाए है ना ये सेम है, तो मैंने इसीलिए दोनों के लिए पाई पाई लिखा है। पर एक की कंसंट्रेशन C1 है, एक की C2 है। आर तो आपको पता है, और आर तो सेम ही होगा, और T इज द टेम्परेचर।
तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये सारी चीजें कट जाएंगी, तो C1/C2 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब एक Yes, की ma'am. कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? दूसरे की मोलार के कंसंट्रेशन के बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर मैं कह रही हूं आइसोटोनिक सोल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर तभी सेम हो सकता है जब उनके अंदर उनकी जो कंसंट्रेशन है, मोलार कंसंट्रेशन, वो क्या हो? सेम हो। सबको ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि एक जो न्यूमेरिकल मैंने अभी यहां नहीं दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि आइसोटोनिक सोल्यूशन के केस में C1C2 कह दो या M1M2 कह दो, क्योंकि मोलार कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मान लो दोनों का मैंने कह दिया, ये जो है दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन है, एक का मैंने 2 ग्राम लिया, एक का 4 ग्राम लिया है। तो आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, यही होता है ना। तो दोनों के लिए निकाल देंगे और दोनों का मास जो भी निकालना होगा वो आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन अगर आप देखें, ये कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा था कि देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अगर मोलर कंसंट्रेशन सेम है दो सोल्यूशन की, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। अब बारी आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों जरूरी है। अब आपने देखा है कि हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल और किस्म के अंदर होते हैं, जो ब्लड के बाहर लिक्विड होता है येलो कलर का, आप उसे बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ये ब्लड वाले सेल होते हैं, आरबीसीज भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं। लेकिन कभी भी जो पानी है ना, वो आरबीसी से बाहर नहीं आता और प्लाज्मा का पानी आरबीसीज के अंदर नहीं जाता। मीन ये मान लीजिए आरबीसीज है, ये पानी, इसमें ना ऑस्मोसिस होगी, ना इसके अंदर पानी आएगा, ना इससे बाहर जाएगा, मतलब ना रिवर्स में होगी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे जो सेल है वो फूलते नहीं है। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा जो प्लाज्मा होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर देखा गया है कि अगर 0.9% एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बाय मास आप बनाएं, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में आप 0.9 ग्राम क्या डाल दें? नमक डाल दें, तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के बराबर आता है। मतलब दोनों आइसोटोनिक है। समझ में आया? मैम Yes, एक ma'am. बार और बता दीजिए। हाँ ठीक है, बता देते हैं। मैं ये कह रही हूं कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है ना, उसके अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है ना, इट इज इक्वलेंट टू 0.9% ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। मीन हमारे ब्लड प्लाज्मा का, क्योंकि वो भी एक सोल्यूशन है, उसमें भी सॉल्ट डिसॉल्व है, तो जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, अगर आप अलग से लैब के अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, टोटल सोल्यूशन में कितना वजन हो सोडियम क्लोराइड का? 0.9 ग्राम। तो जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो हमारे प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या आता है? बराबर आता है। ये समझ में आया? यस पारस मैम। था ना, पारस था ना ये, Yes, ma'am. समझ आ गया. है ना? अब देखिए, ये कह रहे हैं कि तो हमारे आरबीसी इसी प्लाज्मा में रहते हैं, तो आरबीसी जब तक प्लाज्मा के अंदर रहते हैं, ना वो फूलते हैं ना वो श्रिंक करते हैं। नहीं करते हैं ना, फूलते भी नहीं है, श्रिंक नहीं करते, क्योंकि दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? सेम है। अब ये कह रहे हैं कि आप एक कंडीशन लीजिए, आप क्या करें, जो हमारे ब्लड के आरबीसीज हैं, आप उनको या तो प्योर वाटर में डाल दीजिए या फिर कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन में, मतलब सॉरी डिल्यूट Na सोल्यूशन में डालिए जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से कम हो, क्योंकि जो आरबीसीज है उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है? 0.9% के बराबर है, कंसंट्रेशन के बराबर। अब आप कह रहे हैं इन आरबीसीज को कहां आप ले लें? पानी के अंदर ले लें
या बाहर ऐसा सोल्यूशन ले जहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मतलब लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो, पानी ज्यादा हो लेकिन उसके अंदर जो सल्यूट है कम हो, तो क्या होगा आप मुझे बताइए, तो क्या होगा? अगर बाहर कंसंट्रेशन 0.9, अंदर कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सोल्यूशन के बराबर है और बाहर कंसंट्रेशन कम है या प्योर वाटर है, तो क्या होगा? अंदर जाने लग जाएगा। ऑस्मोसिस होगा। पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि हाँ। बाहर पानी ज्यादा है। अंदर का बाहर पानी ज्यादा का मतलब बाहर जो कंसंट्रेशन जो है सल्यूट की वो कम है, उसमें नमक कम घुला हुआ है, पानी ज्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और हमारे जो ब्लड सेल हैं वो क्या करेंगे? स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे। जब वो फूल जाएंगे तो वो फट सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे स्वेलिंग वाला लिखा हुआ है, ये रहा, कि अगर बाहर आप मान लीजिए लो कंसंट्रेशन है, अंदर हाई कंसंट्रेशन है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा और ये स्वेल कर जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोलिसिस। समझ आ गया? यस मैम। अब दूसरी ma'am. चीज देख, अब ये कह रहे हैं आप ब्लड सेल को अब कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन में डाल दीजिए। जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है NaCl का, तो पानी क्या है? बाहर कम है। सेल के अंदर क्या है? पानी ज्यादा है, क्योंकि सेल के अंदर ये जो सॉल्ट है इसकी कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन है। तो अगर मैं कहती हूँ ना मेरे पास लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है या डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी क्या है वहां पे? ज्यादा है। यही तो होता है, कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन को पानी के साथ वो कर देते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, जहां लो कंसंट्रेशन या डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो पानी ज्यादा होता है, तो पानी अंदर ज्यादा है। तो अब क्या होगा ऑस्मोसिस में? पानी अंदर मूव करेगा, बाहर अंदर से बाहर जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया बहुत ज्यादा। तो पानी जब अंदर से बाहर आएगा तो आपका सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। जब सेल श्रिंक होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। इसको पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इसको मैं क्यों बता रही हूं, अब ये कह रहे हैं इसका मतलब अगर आप ब्लड को, क्योंकि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी के अंदर की जो कंसंट्रेशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 0.9 NaCl के बराबर। कह रहे हैं अब आप उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रख दे, मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इस सेल के बराबर हो, तो क्या ऑस्मोसिस होगी? क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन और अंदर की कंसंट्रेशन बराबर है। कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने बाहर अगर चीनी डाली है तो अंदर भी चीनी होगी। मैंने आपको बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। म्यूट कर लीजिए अपने आप को अनुराग, ठीक है? तो मतलब कंसंट्रेशन का मतलब कभी ये नहीं होता है कि मैं अगर चीनी की बात कर रही हूं तो अंदर भी जो है शुगर ही होगी। मीन पार्टिकल नेचर ऑफ सल्यूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बताया था ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ये नहीं डिपेंड करता आप चीनी ले रहे हैं या नमक ले रहे हैं पानी में, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं उनके, या कितने पार्टिकल्स लिए हैं आपने, ठीक है? तो जब आप इसको सेम आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ब्लड सेल ना ही स्वेल होंगे ना ही उनकी प्लाज्मोलिसिस होगी, मतलब प्लाज्मोलिसिस ना वो स्वेल होंगे ना वो श्रिंक होंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारा जो ब्लड है वो जिस भी जहां भी फ्लो करे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहना चाहिए हमारे प्लाज्मा का? ब्लड सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम दवाइयां डालते हैं आंखों में, जो ड्रॉप्स आती हैं आई ड्रॉप्स, उसके ऊपर लिखा होता है, कभी ध्यान से देखिएगा, आइसोटोनिक, ताकि हमारे जो आईज के सेल हैं उस वो ना स्वेल करें ना श्रिंक करें। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब ब्लड में ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और आरबीसी, इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है? तो Na+ और K+ आयन मेंटेन करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसीलिए जो है ना Na+ और K+, इसे सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। हमने वो नहीं पढ़ना है इसमें, वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी के अंदर
कौन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है? सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। तो इनका पूरा प्रोसीजर होता है। उसके बाद एक और चीज है, किडनी की जो फंक्शनिंग होती है उसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वॉल्व होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है। हाँ जी आयुष बताइए। मैम गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, तो अगर कभी आ जाए कि हमारी बॉडी में कौन मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो Na+ और K+ आयन। और किडनी की फंक्शनिंग में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है या इसकी एप्लीकेशन बताइए, तो आपका आएगा ऑस्मोसिस। इतना समझ में आया सबको? इसको रीड ma'am. करना है ज्यादा, ठीक है। जिन बच्चों का डिस्कनेक्ट हो रहा है वो बाद में जो है देख लें। नितेश गोपे, आप अटेंडेंस यहाँ पे आते हैं पर वहां पे आप अटेंडेंस नहीं मार्क करते हैं। नितेश गोपे, नितेश, यस मैम। बेटा आप अटेंडेंस नहीं लगाते हो उधर, यहाँ पे आते हो पर वहां अटेंडेंस नहीं लगाते हो। यस मैम, लगा दूंगा। कल लगाया था लगा परसों। तो लगा नहीं दूंगा, लगाना है, नहीं यस तो मैम। अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, बता रही हूँ। उसके बाद यस मैम। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है। मैंने आप ये जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज की होंगी सब में आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। आपने चाहे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी करी, एक तो रिलेटिव लोअरिंग करी वेपर प्रेशर की, है ना, दूसरी करी आपने डेल्टा टीबी, एक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक था जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक आपने किया पाए, और एक था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो तीनों के अंदर अगर आप देखिए जो न्यूमेरिकल आपने किया था, आपने क्या निकाला था? मोलर मास ऑफ सल्यूट निकाला था बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। और मैंने वहां पे एक चीज आपको बोली थी, ये ध्यान है ये क्या लिख रही हूं मैं? यस मैम आप जितने भी फॉर्मूला हमने किए थे, मैंने कहा था इस बात को ध्यान रखना कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है ना, इट इज जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम सल्यूट, उसके सामने जो एम सल्यूट है ना वो डिवाइड में लिखा गया है कि अगर एम सल्यूट ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी? कम आएगी। समझ आ गया इतना? Yes, ma'am. अब एक अब इस बात, हाँ बोलो। भावेश, भावेश था कौन था? अब मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये ऊपर क्या लिखा है कि देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, या इसके अलावा जो बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स में क्या होता है, जैसे आपका पॉलीथीन है, पॉलीथीन में इथेन इथेन ऐसे जुड़ा हुआ है, CH2 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 ऐसे लंबी चेन है, CH2 CH2 ऐसे करके। तो जो पॉलीमर है, पॉलीमर का जो सोल्यूशन होता है, कह रहे हैं जब आप उसका मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो जो बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसका आंसर पूछते हैं क्यों। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों की कि अगर आप किसी भी पॉलीमर या किसी बायोमॉलिक्यूल्स मीन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पॉलीमर, डीएनए, आरएनए या कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च हो गया, इन सब का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो बेस्ट मेथड कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको मैंने क्या कहा है? Yes, ma'am. हाँ यस मैम। ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्यों, उसका रीजन पहला सुन लीजिए। आप पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए, डेल्टा टीबी। इसे क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब आप एलिवेशन निकालेंगे, इसका मतलब जो भी सोल्यूशन होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट तक क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर पे नहीं निकलती है। ऐसे ही अगर आप टीएफ की बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए भी आपको सोल्यूशन को ठंडा करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं निकलती है ये प्रॉपर्टी। और आपका था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो था पी सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट सॉल्वेंट, यही था।
जब आप वेपर प्रेशर निकालते हैं तब भी आपको उस चीज को गर्म करना पड़ेगा, मतलब जो सोल्यूशन है उसको गर्म करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, ma'am. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते टाइम आप आप चाहें तो आप गर्म ना ही करें, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम किसी भी टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे भी निकल जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो Yes, ma'am. निकलता है ना। तो इसका जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दे आर बायोमोलिक्यूल्स, मतलब ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, स्टार्च, इनको अगर आप हीट करेंगे ना तो ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये टूट जाते हैं। जब ये टूट जाएंगे इसका मतलब आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या आएगी, गड़बड़ आएगी। सिर्फ वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रूम टेम्परेचर पे निकाल पाएंगे वही वैल्यू जो है वो सही आएगी। तो ये कह रहे हैं बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट कैन बी डन अराउंड रूम टेम्परेचर। बीच की लैंग्वेज आप काट भी सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ उसी को ध्यान रखिए। बायोमोलिक्यूल्स आर नॉट स्टेबल एट जो है हाई टेम्परेचर, बट ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। एक और पॉइंट होता है, मैंने कहा कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो बेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट के ऊपर। अगर सल्यूट का मास बहुत ज्यादा है, जैसे कि पॉलीमर्स का, उनके अंदर एक मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन होती है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बहुत आएगी। ही कम। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैं आपको एग्जांपल बना देती हूँ, ये वाला। मान लीजिए आपका एम सल्यूट बहुत ही ज्यादा है मॉलिक्यूलर मास, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगी, बहुत बहुत कम आएगी। तो मान लीजिए पहले बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100, अब एलिवेशन होके 100.001 आ गई, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी एलिवेशन की, कम आएगी। तो बाद का बॉइलिंग, अब आप खुद सोचिए थर्मामीटर में इतना कम, इतना स्मॉल चेंज जो है प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am, होगा। Yes, ठीक है। ma'am. तो लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये कह रहे हैं इसकी जो छोटी से छोटी वैल्यू भी है ना, इवन 10⁻³ एटमोस्फियर भी अगर हो तो भी वो आसानी से निकाला जा सकता है। समझ आ गया सबको कि दो पॉइंट है, एक तो बायोमोलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्डर कैन बी इजिली मेजर्ड। ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब मैं उसके बाद अब मैं क्वेश्चन वो शेयर कर लेती हूँ, वही जो है। अच्छा, एक और वर्ड आता है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसको मैं जो है अभी शेयर बंद करती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। नेट पे भी सर्च करें हाइपरटोनिक। देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन आप देखेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है अ सोल्यूशन कंटेन मोर डिजोल्व पार्टिकल। अगर उस सोल्यूशन के ज्यादा डिजोल्व पार्टिकल है तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बेटा क्या होगा, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, हाइपर। हाइपर समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक होता है, तो हाँ अभी रुक जाइए, और एक होता है आपका, देखिए हाइपर एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज, हाँ सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज वन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर इनसाइड द सेल देन आउटसाइड ऑफ इट। हाँ ठीक है, तो वही चीज हो गई, सेम चीज है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अंदर कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है, तो बाहर क्या होगी, कम होगी। मतलब वो जो सोल्यूशन है उसके अंदर, खुद के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल कम है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब अगर मैं किसी सेल को हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है